तो मेरे अपनों की ये इच्छा थी कि हमारा लड़का बड़ा होकर के कुछ अच्छी शिक्षा लेकर के आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा। अब तो मुझे खेती ही करनी है और खेती ही करवानी है। वो प्लांटिंग मटेरियल हमारे घर के ट्रैक्टर के कागज गिरवी रख के, मेरी मिसेज के गहने गिरवी रख के, एकलव्य के तौर पे था। मेरा कोई गुरु द्रोणाचार्य नहीं था, लेकिन फिर भी वाकिफ कहाँ जमाना था हमारी उड़ान से, वाकिफ कहाँ जमाना था हमारी उड़ान से, वो कोई और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश चौधरी है। मैं विनायक हर्बल फर्म का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं और साथ ही नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड आयुष मंत्रालय भारत सरकार में बोर्ड मेंबर हूं। और इन सबसे पहले मैं एक किसान हूं, और एक वो किसान जिसने मिट्टी से सोना उगा करके दिखाया है। मैं मेरी कहानी की अगर शुरुआत करता हूं तो शुरुआत होती है मेरे गाँव से। मेरा गांव राजपुरा, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से कस्बा गांव है राजपुरा, वहां मेरा जन्म हुआ। मेरी बेसिक एजुकेशन वहीं से हुई। उच्च शिक्षा के लिए मेरा दाखिला सरकारी स्कूल शिव में हुआ, जो कि मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर है। कच्चे रास्ते पगडंडी से होकर के, खेत खलियानों से होकर के गुजरते हुए हमें जाना पड़ता था। चूँकि मैं किसान परिवार से हूँ, किसान पुत्र हूँ, तो मेरी बचपन से ही एक इच्छा थी कि मैं बड़ा होकर के एक किसान बनूंगा। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया और मेरी ये इच्छा जो है प्रबल होती गई कि मुझे निश्चित तौर पे ही किसान बनना है। उच्च शिक्षा के लिए मेरा दाखिला महाराजा कॉलेज राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में हुआ, तो यहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। मैं चूँकि हमारे एरिया का और मेरे गांव का सबसे होनहार छात्र था, तो मेरे अपनों की ये इच्छा थी कि हमारा लड़का बड़ा होकर के कुछ अच्छी शिक्षा लेकर के आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनेगा। मेरे पिताजी भी सीआरपीएफ में थे, तो उनकी भी एक इच्छा थी कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी कहीं पकड़ ले तो इसका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। लेकिन उनको कहाँ मालूम था कि उनका बच्चा तो एक ऐसी इच्छा पाले बैठा है कि उसके तो भूत सवार है कि वो किसान बनेगा। तो ये हमारे बीच एक कंट्रोवर्सी घर में एक पैदा हो गई थी, एक संघर्ष का माहौल पैदा हो गया था। मेरी जब एजुकेशन हुई उसके बाद मैंने एक दिन पिताजी को बोला कि पिताजी, मुझे खेती करनी है, मैं शिक्षित हो गया हूँ और अब मुझे एक शिक्षित किसान बनना है। तो पिताजी मेरे से काफ़ी लड़े, घर में माहौल ख़राब हुआ। 2-3 दिन तक घर में माहौल इतना ख़राब रहा कि हम एक दूसरे से बोले भी नहीं। लेकिन पिता और माता, आपको मालूम ही है दोस्तों, कि वो सिर्फ बच्चों के भले के लिए सोचते हैं, बच्चों के भले के लिए डांटते हैं। ऐसा ही मेरे पिताजी के साथ था। वो चाहते थे कि मेरा बच्चा कहीं गुमराह होकर के ऐसी जो ये किसान बनने की सोच रहा है, अच्छा पढ़ा लिखा है, क्यों ना ये सरकारी नौकरी कर ले। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि देखो बेटा, अपने परिवार में 2-3 ऐसे टीचर हैं जो कि टीचिंग के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। उनके पास आप उसको देखिए ना, अपनी बुआ का लड़का जो कि टीचर है, लेकिन समय के साथ वो एलआईसी की पॉलिसियां कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और वो एक हमारे जो टीचर हैं, वो तो देखो ना, उनके तो बोरिंग की मशीनें हैं, वो शिक्षा करवाते हैं, साथ में बोरिंग मशीन से अपना पैसा कमा रहे हैं। तो तुम एक बार टीचर बन जाओ, उसके बाद तुम्हारी जो इच्छा है वो करते रहना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पिताजी की शब्दों से बिल्कुल भी तय नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं अपने जो धंधा है या जो मेरा दायित्व है, उससे मैं धोखा नहीं करना चाह रहा था। या तो मैं टीचर बनूंगा तो टीचर ही बनूंगा, या तो मुझे किसान बनना है तो मैं किसान ही बनूंगा। मैंने पिताजी को कहा कि मैं एक लक्ष्य को तय करूंगा, 2 नाव में पैर रख करके मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। मेरे को या तो टीचर बनना होगा, नहीं तो मैं किसान ही बनूंगा। और मैंने विद्रोह शुरू कर दिया। दोस्तों, जब मैं उच्च शिक्षा के लिए जयपुर आया था, तो उसी समय मेरे गांव से 2-3 लोग जो कि कुछ काम से हमारे यहाँ हॉस्टल में आए थे, उन्हीं में से एक उनका दोस्त था दुल्लीचंद हरसवाल। दुल्लीचंद जी मेरे यहाँ रुके। उन्होंने मुझे कहा, यार तुम किसान वर्ग से हो और तुम्हारी इच्छा किसान बनने की है, तो तुम्हें मैं एक ऐसे बंदे से मिलाता हूँ जो कि एक संस्था चलाते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट्स को प्रोत्साहन करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करके और उनको अनुदान भी दिलवाते हैं। तो तुम्हारा साथ साथ ये काम भी होता रहेगा, किसानों का भी भला होगा। तो मेरे अरमानों को पाँव लग गए। मुझे ऐसा लगा कि अब तो मेरी मंजिल बहुत नज़दीक है। मैं दुल्लीचंद जी को बोला कि हम अभी चलते हैं। उस समय शाम की बात थी। वो बोले अभी नहीं, हम कल सुबह चलेंगे। लेकिन वो रात कैसे गुजरी दोस्तों, मैं आपको अभी बयान नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं जल्द ही अपने मंजिल की हूँ, उनसे मिल करके मैं अपने काम को शुरू कर सकता हूँ। अगले दिन हम उनसे मिले। उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि आप एक फार्मर
फैमिली से बिलोंग करते हो, आपके आसपास आपके परिवार वाले सब तो फार्मर है, तो उनके भले के लिए आप मेडिसिन प्लांट बोर्ड से संपर्क करके और उनको अनुदान भी दिलवाएं और प्रोत्साहन राशि दिलवा करके आप मेडिसिनल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़े। चौकी 2004 में हम लोगों ने, मैंने पिताजी को बताया और हम लोगों ने राजस्थान स्टेट मेडिसिन प्लांट बोर्ड जो पंत कृषि भवन जयपुर में स्थित था, वहाँ पे हमने अपना पंजीयन करवाया, हमने ट्रेनिंगें ली। उसके बाद 2005 में मेडिसिन प्लांट बोर्ड की विज्ञप्ति पेपर में आई कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग के लिए इच्छुक किसान अपने आवेदन जमा करा सकते हैं। तो हमने 14 अपने जो रिश्तेदार थे, अपने परिवार के लोग थे, उनसे उनके प्रोजेक्ट लिए और उन्होंने उन प्रोजेक्ट को हमने जमा करा दिया मेडिसिन प्लांट बोर्ड में। लेकिन समस्याएं जब नई कुछ राह होती है तो उस पर समस्याएं भी आती है दोस्तों। चूँकि मैं एकलव्य के तौर पे था, मेरा कोई गुरु द्रोणाचार्य नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एक टारगेट गोल फिक्स किया था कि मुझे ये खेती की तरफ आगे बढ़ना है। हमने एक गलती की, कुछ गलत फसलों का चयन हमसे हो गया, जैसे कि कलिहारी, सफ़ेद मूसली, स्टीविया, जिनकी एग्रो टेक्निक हमें मालूम नहीं थी और वो हमारे क्लाइमेट के बिल्कुल विपरीत थी। हमें खामियाजा भुगतना पड़ा, नुकसान हुआ। हमें जो सरकार से अनुदान मिला वो तो गया ही, साथ ही बैंक से जो लोन लिया हुआ था वो भी हमारे किसानों के कर्ज माथे पे चढ़ गया। तो बातें सुनने को मिली कि ये फौजी साहब का लड़का उच्च शिक्षा पढ़ के और वहाँ पे कुछ ऐसी ठगी की टेक्निक सीख के आया है जो मेडिसिन प्लांट बोर्ड के नाम से यहाँ किसानों को गुमराह कर रहा है। ऐसी फसलों की खेती करवा रहा है जो फसलें हैं ही नहीं वास्तव में, वो तो खरपतवार है जो कि ऐसे ही उग जाती है, उनकी खेती करवाने के लिए बोलता है। ये तो एक ठगी करने की प्लानिंग है। तो दोस्तों, बातें तो होती है और ऐसे ताने बहुत सुने, ऐसे बहुत सारे ताने सुनने इतने कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन कहते हैं ना कि स्याह रात है कि ढलने का नाम नहीं लेती, स्याह रात है कि नाम ढलने का नहीं लेती, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। मैंने फिर से हिम्मत की और दृढ़ निश्चय किया कि अब तो मुझे खेती ही करनी है और खेती ही करवानी है। इसके अलावा और कुछ भी मंजूर नहीं है। खेती किसानों से करवाऊंगा और उनका माल को खरीद के एक प्लेटफार्म बना करके वहाँ से डायरेक्ट फार्मेसियों को मैं मटेरियल को सप्लाई करूंगा। और इस तरह से मैंने एक टारगेट तय किया और उसमें सबसे पहली फसल का जो चयन किया वो था एलोवेरा, गंवारपाठा। दोस्तों, जब मैं निकला तो देखा कि एलोवेरा का वो दौर नहीं था। पूरे राजस्थान में घूमने पर मुश्किल से 22-25 किसान हमें मिले, जिन्होंने किसी ने आधा, 1 बीघा या 1 एकड़ में एलोवेरा लगा रखा था, लेकिन वो भी उनकी उस एलोवेरा के प्रति उतने एक्टिव नहीं थे। कारण कि एलोवेरा का मार्केट नहीं था, उस समय उसका क्रेज नहीं था, तो लोगों ने उसको पानी तक नहीं पिला रखा था। जब हम लोग उनके यहाँ खरीदने के लिए गए तो कई जगह तो हमें उस बांधने के लिए लोग उतारू हो गए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें फर्जीवाड़ा करके और हमें फंसा करके चले गए, ये खरीदने वाले नहीं है बल्कि ये फंसाने वाले लोग हैं। तो हमें कई जगह बांधा भी गया दोस्तों, कितने, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, उनको तैयार किया किसानों को। उसी समय मैंने सोचा कि क्यों ना उन किसानों को जिनको गलत फसलों का चयन होकर के जिनका नुकसान हो गया, बैंक लोन जिनके माथे हो गया, तो उनको इस खेती के साथ जोड़ करके और उनको इस घाटे से उबार करके उनको मुनाफे की तरफ ले आऊँ। लेकिन कहते हैं ना, जब नया कुछ करते हैं तो बातें और ताने सुनने को मिलता है। बातें यहाँ पे भी बनी कि एलोवेरा, गंवारपाठा की कोई खेती होती है, ये कोई खेती करने योग्य फसल है, ये तो बंजर में उगती है, इसका कोई खेती में खेती नहीं कर सकते, ये तो कब्रिस्तान में उगने वाली फसल है। अच्छा, ये लड़का तो हमारे खेतों को कब्रिस्तान बना देगा, हमारे खेत बंजर हो जाएंगे, ये बिकने वाली चीज़ नहीं है। ऐसी बहुत सारे ताने हमें सुनने को मिले, लेकिन मेरा तो लक्ष्य एक ही था कि मुझे आगे बढ़ना है। मैंने एक न सुनी और जैसे तैसे उन किसानों को सबको मैंने मनाया कि आप लोग एक बार इसमें आइए। मैंने उनके साथ अनुबंधित खेती की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसका एक कॉन्सेप्ट मैंने ये बनाया कि ज़मीन आपकी, प्लांटिंग मटेरियल मेरा, मेहनत आपकी और मार्केट मेरा, हम चारों चीज़ों को मिला करके हम खेती को आगे बढ़ाएंगे। मैंने दोस्तों उन लोगों को कन्वेंस करके और जो प्लांटिंग मटेरियल लाया, वो प्लांटिंग मटेरियल हमारे घर के ट्रैक्टर के कागज़ गिरवी रख के, मेरी मिसेज के गहने गिरवी रख के और पिताजी के पेंशन पे लोन उठा करके, कुछ चने जो फसल में थे उसके पैसे बांट के और एक भैंस को बेच के जो पैसे इकट्ठे किए वो पैसे लगा करके मैंने इन्वेस्ट किया और उन किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांटिंग मटेरियल एलोवेरा का ला करके मैंने दिया। सफलता बहुत नज़दीक दिख रही थी। एक्चुअल में हमारी शुरुआत वहाँ से हुई और धीरे धीरे हमारी फसल तैयार हो गई।
तैयार हो गई तो हमारा खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अब आगे समस्या थी कि फसल तो तैयार कर ली, लेकिन इसको बेचेंगे कहाँ, और जब तक नहीं बेचेंगे तब तक पैसे कहाँ से आएंगे। कि हमने किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रखी है, तो मैंने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया। मैं उन ग्राहकों के तलाश में था जो मेरे माल को खरीद पाए। जहाँ भी जाता असफलता सबसे पहले आगे खड़ी मिलती। मैं जहाँ भी जिसके पास भी जाता कि हमारा एलोवेरा खरीद ले, कोई लोग खरीदने को तैयार नहीं था। दोस्तों, जब एक बार या दो बार तो आदमी हताश नहीं होता है, लेकिन हर बार जब आपको असफलता ही मिले तो निश्चित तौर पे आदमी टूट जाता है। और ऐसी स्थिति मुझे भी लगने लगी कि हाँ, अब मैं शायद टूट जाऊंगा। लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मैं खुद टूट सकता हूं, लेकिन मेरे हौसले कभी नहीं टूटेंगे। मैंने अपने हौसलों को नहीं टूटने दिया। इसी बीच मेरे एक मित्र मोहन राम जी ने ये मुझे बताया कि सहारनपुर के आगे छुटमुलपुर बिहारीगढ़ में एक फैक्ट्री है, जो मनीष मित्तल जी हैं, वो एलोवेरा खरीदना के इच्छुक हैं, वो खरीदना चाह रहे हैं। तो मेरे खुशी से मैं फूला नहीं समाया, क्योंकि वो मेरा पहला ग्राहक था। मुझे सफलता बिल्कुल नज़दीक दिखाई दे रही थी। मेरे संपर्क में वो आए और उनको मैंने अप्रोच किया कि आप हमारा एलोवेरा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। रेट की भाव की जब बात हुई तो मैंने खुला ऑफर उनको दिया कि आप जो देना चाहे वो आप हमें दें, हमें माल बेचना है। दोस्तों, रेट उनके थे, भले ही हमें नुकसान हुआ, प्रति गाड़ी में हमें 5,000 रुपये का लॉस होता था, लेकिन हम बहुत खुश थे कि कम से कम हमें ग्राहक तो मिला, हम अपने माल को बेचने में सफल हो गए। वहीं से हमें कॉन्फिडेंस और हमारा बिल्ड हुआ। हम कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, नई नई पार्टियां हमारे साथ जुड़ती गई। इसी बीच किसी एक हमारे दोस्त के माध्यम से मुझे पता लगा कि मुंबई में एक कंपनी है जो कि एलोवेरा की बहुत बड़ी भारी मात्रा में खरीद करती है। उनको मैंने ट्रायल बेस पे एक गाड़ी भेजी और वो सक्सेस भी रही। उनको वो गुणवत्ता वाला एलोवेरा जो कि अब तक उन्होंने कभी नहीं देखा था खरीदा। उन्होंने एक ये टारगेट किया कि राकेश के यहाँ पे हम एक प्रोसेसिंग यूनिट क्यों ना डाल दें, ताकि हमारा वहाँ से माल प्रोसेस होकर के और वो फिर बॉम्बे जाए। और उसमें हम सफल भी। और एक छोटे गांव जिसमें 60 घरों की आबादी जिस गांव की हो, उस गांव में हमने एलोवेरा की प्रोसेसिंग यूनिट सर्वप्रथम हमने स्टार्ट की 2007-8 में। और उस समय वहाँ पे हमने 90 महिलाओं को रोजगार दिया हमारे गांव स्तर पे। और राजस्थान भर से घूम करके हमने पूरे किसानों का एलोवेरा काट करके और सप्लाई किया। इसके बाद में आगे हमारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती गई। हमने आंवला, अन्य और जो औषधीय फसलें हैं जो कि हमारी जलवायु में हो सकती है, उनका सिलेक्शन किया, उनकी एग्रो टेक्निक डेवलप की, किसानों को ट्रेंड किया, गुड क्वालिटी के प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध करवाए। और एक ऐसी व्यवस्था हमने तय की कि जो किसान जिसको खरपतवार समझते हैं और उसको नष्ट करने के लिए वेडिसाइड और पेस्टिसाइड उपयोग करके उसको ख़त्म कर देते हैं, चूँकि वो हमारी जड़ी बूटियाँ होती है, उनके प्रति लोगों को अवगत कराया कि ये आयुर्वेद में इसका बहुत उपयोग है, इसका आप उपयोग करके और अच्छी आप आमदनी बढ़ा सकते हो, इससे इनकम जनरेट कर सकते हो। हमारा एक ही टारगेट रहा कि वेलफेयर फार्मर बेस्ड व्यापार होना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग बड़ी कंपनियों के संपर्क में भी आए, जैसे कि पतंजलि, दिव्य योग फार्मेसी, हिमालय, एम्ब्रोसिया, ऐसे बड़ी तरीके की कंपनियां जिनके हम वेंडर हैं और हम बहुत अच्छे से अभी सफल हैं। आज हमारे पास हज़ारों किसान जुड़े हुए हैं जो कि हमारे संस्था के साथ हैं और हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से भी ऊपर का अभी तक है। अभी हम आगे हमने 2022 तक 100 करोड़ का टर्नओवर करने का हमने लक्ष्य तय किया है। क्योंकि मैं फर्श से अर्श और अर्श से फिर फर्श होते हुए खुद उठा और गिरा और सतत बढ़ता रहा। जीरो से मैं 10 करोड़ पे पहुंचा हूं, तो 100 करोड़ पहुंचने के लिए मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और ज़्यादा, हाँ मैं कर लूँगा। मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास है कि मैं 100 करोड़ तक भी पहुंच जाऊंगा। तो दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सफल होना है तो आपको 3 बातें विशेष तौर से ध्यान रखनी है। एक, आपका आत्मविश्वास, आपको अपने आप पे इतना विश्वास रखना है कि हाँ मैं जो लक्ष्य तय कर रहा हूँ वो मैं कर पाऊँगा। दूसरा है कि आपको गोल तय करना है कि किस ओर आपको आगे बढ़ना है। आपका गोल निर्धारित करके उसके बाद आप अपने आत्मविश्वास से बढ़ते जाएं। और तीसरा है कि परिस्थितियाँ को कैसी भी आ जाए उनसे आपको घबराना नहीं है, आप परिस्थितियों से डटकर मुकाबला करें, आपको सफलता बखूबत मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।